इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहां तांग वूटोंग ने अपनी फोर्थ सोल रिंग स्किल ड्रैगन गॉड पोजीशन को अनलीश कर दिया होता है और इसके साथ ही हमें काफी खतरनाक और बड़े स्लैश अटैक को दिखाया जाता है जिसका नाम रेडियंट ड्रैगन गॉड स्लैश होता है। और ये अटैक भी तांग वूटोंग ने युहाओं के ऊपर ही कर दिया था और इस अटैक की वजह से युहाओं की अल्टीमेट आइस पूरी तरीके से क्रॉस होने लगती है और इसके साथ तांग वूटोंग भी युहाओं को साफ साफ देख पाती है जो कि उसी अटैक के सामने खड़ा था और इसी के साथ तांग वूटोंग को कुछ होता है और वो काफी ज्यादा ही हैरान होती है क्योंकि युहाओं ने उस अटैक को डॉज करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की थी बल्कि वो अपने आंखों को धीरे धीरे करके बंद कर रहा था और इसके कुछ सेकंड्स के बाद हमें युहाओं को दिखाया जाता है जो कि काफी खतरनाक तरीके से अपनी आंखों को ओपन करता है और वो काफी खतरनाक तरीके से पंच को भी रेडी करने लगता है और जैसे ही ये उस फिस्ट से तांग वूटोंग के ऊपर अटैक करता है तो तांग वूटोंग को सडनली ऐसा लगता है कि उसे युहाओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए और इसके साथ ही उसे काफी वियर्ड एक्सपीरियंस भी होने लगता है और सबकॉन्शियसली वो अपने अटैक की पावर को रिड्यूस करने लगती है। और हाँ, ये बात सच है कि युहाओं ने लाइन क्रॉस करके उसको हक करा था, लेकिन शुरुआत से ही तांग वूटोंग युहाओं को मारना नहीं चाहती थी और ना ही उसके पास युहाओं के लिए किलिंग इंटेंट था। वो तो सिर्फ युहाओं को सबक सिखाना चाहती थी। जब युहाओं की फिस्ट और रेडियंट ड्रैगन गॉड स्लैश एक दूसरे से क्लैश होता है तो वहाँ पे एक काफी बड़ा ब्लेड हवा में ही स्टॉप होता है और इसके साथ ही सभी तरफ आइस क्रिस्टल अपीयर होने लगता है जिसकी वजह से तांग वूटोंग का राइट हैंड नेकेड हो गया था और एक काफी बड़ा वार्म सी फीलिंग हवा में ही फ्लो करने लगती है जो कि यादें और दुख से मिलकर बनी थी और ये युहाओं के फिस्ट ऑफ रिमेम्बरेंस की वजह से तांग वूटोंग भी इफेक्ट होती है और वो नीचे आती है और वो 2 स्टेप पीछे लेकर अपने आप को स्टेबलाइज करती है और इसी के साथ उसके दिमाग में काउंटलेस इमेजेस अपीयर होने लगती है जैसे कि तांग वूटोंग को युहाओं और डोंगर की सारी मेमोरीज दिखाई दे रही हो और इन मेमोरीज की वजह से तांग वूटोंग सडनली काफी ज्यादा ही सैड होती है जबकि इस तरफ युहाओं लड़ खड़ाता है और जब युहाओं अपने आंखों को बंद करके खोलता है तो उसकी आंखें बाउंडलेस रिमेम्बरिंग मेमोरी से भर जाता है और फिर युहाओं बड़बड़ाते हुए कहता है कि डोंगर वो तुम ही हो, तुम मेरी डोंगर हो। और इस टाइम में युहाओं क्लियर स्काई सेक्ट के लीडर की बताई हुई सभी बातों के बारे में ही सोच रहा था और वो इस टाइम में यही बात याद कर रहा था कि जब न्यू तियान ने युहाओं को ये कहा था कि डोंगर अभी ठीक है, उसे उसके फादर के द्वारा ट्रीट कर दिया गया है लेकिन अब वो और ज्यादा डोंगर नहीं है और वो अपनी सारी मेमोरीज को खो चुकी है। और अभी के टाइम में वैसे तो तांग वूटोंग युहाओं को पहचान नहीं पा रही थी लेकिन तांग वूटोंग के अंदर डोंगर की भी एबिलिटीज थी और इसी के साथ हम तांग वूटोंग को देखते हैं जो युहाओं के फिस्ट ऑफ रिमेम्बरेंस से रिकवर होने में कुछ टाइम लेती है और कुछ टाइम के बाद वो युहाओं के पास आकर गुस्से में कहती है कि अभी अभी तुमने मेरे साथ क्या करा है। तो युहाओं भी जेंटल लुक के साथ कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं करा है। तो तांग वूटोंग नोट करते हुए कहती है कि मुझे पता नहीं है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन आज के बाद मुझे तुम्हारी ये शक्ल बिल्कुल भी मत दिखाना। ये कहने के साथ ही वो ड्रैगन विंग को ओपन करके सी गॉड लेक की तरफ चली जाती है जबकि इस तरफ पीछे से तांग वूटोंग को देखकर युहाओं के एक्सप्रेशन जेंटल होते हैं और वो अपने मन में कहता है कि डोंगर क्या तुम सच में मुझे भूल गई हो, और अगर तुमने मुझे भूला भी है तो क्या हुआ, मैं हमेशा तुम्हारे आसपास ही रहूंगा और मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा। तुम डेफिनेटली मुझे याद कर पाओगी और तुम मुझे डेफिनेटली फ्यूचर में देखोगी। इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन हो, लेकिन मैं तुम्हें दोबारा से मेरे साइड से जाने नहीं दूंगा। मैं अपनी लाइफ से तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा डोंगर। इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम डोंगर हो या तांग वूटोंग हो, तुम्हें मेरी वाइफ बनना ही होगा। और इतना सोचने के बाद दोबारा से युहाओं की आंखों में आंसू बहने लगते हैं और इसके साथ हमें एक वॉइस सुनाई देती है जो कहती है कि वो अभी कैसी है, क्या तुम उसे सब कुछ बता पाए। उस आवाज को सुनकर युहाओं पीछे मुड़कर देखता है और वहाँ पे एल्डर जुआन लाओ खड़े होते हैं। फिर एल्डर जुआन लाओ आगे आते हुए कहते हैं कि उसने तुम्हें अब और ज्यादा पहचाना नहीं है, लेकिन फिर भी अभी भी वो वही है। जिसे सुनकर युहाओं स्माइल करता है और जल्दी से अपने आंसू को पोंछता है और वो कहता है कि हाँ, अगर वो इस चीज को नहीं भी मानती है और मुझे भूली भी है तो क्या हुआ, वो अभी भी मेरी डोंगर है और ये एक सच है जिसे कभी भी नहीं बदला जा सकता है और मैं जैसे भी करके उसे सारी बातों के बारे में याद दिला के ही रहूंगा। जिसे सुनकर एल्डर जुआन स्माइल करते हैं और वो कहते हैं कि वो श्रेक एकेडमी में 1 हफ्ते पहले टीचिंग के लिए इंटरव्यू देने के लिए आई थी और हम सभी लोग भी उसे वहाँ पे देखकर काफी हैरान हो गए थे। हम तो सिर्फ यही सोच रहे थे कि वो डोंगर है, लेकिन उसने हमें बताया था कि वो डोंगर नहीं बल्कि तांग वूटोंग है और उसे ये भी याद नहीं है कि डोंगर कौन है।
वैसे भी ये तो सच ही थी कि वो डोंगर से काफी ज्यादा ही अलग थी। उसकी मार्शल सोल भी काफी ज्यादा ही अलग थी, लेकिन मैं उसके अंदर अभी भी डोंगर की शैडो को फील कर सकता हूँ। और हाँ, मुझे याद है कि तुमने मुझे बताया था कि डोंगर डीप स्लिप में चली गई थी। तो क्या तुम क्लियर स्काई सेक्ट में जाकर पर्सनली डोंगर से मिलकर आ गए थे? तो युहाओं भी नोट करते हुए सारी बातों के बारे में बता देता है जो कि क्लियर स्काई सेक्ट में हुई थी। जिस पर एल्डर जुआन लाओ कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो पक्का से ही वो डोंगर ही है। और क्या तुमने उसके अंदर डोंगर को सेंस नहीं करा? वैसे अगर मैं सच बताऊं तो वहाँ पे सिर्फ डोंगर की ही एग्जिस्टेंस नहीं है, उसके अंदर वांग क्वियर की भी एग्जिस्टेंस है। यानी कि उसके अंदर मैं वांग क्वियर को भी फील कर सकता हूँ। वांग क्वियर के नाम को सुनकर युहाओ काफी ज्यादा ही हैरान होता है और वो जल्दी से याद करता है कि कैसे वो तांग वूटोंग से लड़ा था और उसकी ताकत और उसकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा पावरफुल थी। अगर युहाओ तांग वूटोंग की मार्शल सोल को ध्यान से एनालाइज करता है तो ये काफी आसानी के साथ में कह सकता है कि तांग वूटोंग की मार्शल सोल वांग क्वियर की गोल्डन ड्रैगन और वांग डोंगर की रेडियंट बटरफ्लाई से मिलकर बनी है। और इस चीज को याद करने के बाद युहाओ कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। डोंगर तो क्लियर स्काई सेक्ट की यंग लीडर है, जबकि वांग क्वियर स्टार फॉरेस्ट की एम्परर सोल बीस्ट है। ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। जिस पर एल्डर जुआन लाओ थॉटफुल तरीके से कहते हैं कि ये सिर्फ देखने में ही अनबिलीवेबल लगता है, लेकिन वांग क्वियर एम्परर बीस्ट थी जो डेस्टिनी की पावर को कंट्रोल कर सकती थी। इसलिए क्या ये हो सकता है कि वांग क्वियर मरने के बाद उसकी स्पिरिट जिंदा रही हो और उसकी स्पिरिट की स्ट्रेंथ किसी तरीके से डोंगर से फ्यूज हो गई हो और इसी वजह से डोंगर भी डीप स्लिप से जाग गई हो। युहाओ, तुम्हें भी ये समझना होगा कि मार्शल सोल कितने ज्यादा मैजिकल होते हैं। हजारों साल की लगातार रिसर्च के बाद भी श्रेक एकेडमी इसके ऊपर उपलब्धि हासिल कर नहीं पाई है, जैसे कि आखिर इंसान के पास क्यों मार्शल सोल होती है और किस किस कंडीशन में मार्शल सोल म्यूटेटेड होती है और कैसे कोई पर्सन मार्शल सोल को इनहेरिट कर सकता है। ये सारे क्वेश्चन सिर्फ सुनने में ही आसान होते हैं, लेकिन अभी तक इन क्वेश्चंस के एक भी एग्जैक्ट आंसर्स नहीं है। इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मुझे डर है कि तुम्हें तांग वूटोंग की सीक्रेट के बारे में अपने आप ही रिसर्च करना होगा। जिस पर युहाओ भी शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि एल्डर जुआन लाओ, आपका शुक्रिया, मैं ऐसा करने की कोशिश करूंगा। वैसे अगर मैं सच बताऊं तो मैं यहाँ पे आपको किसी इम्पोर्टेंट चीज के बारे में रिपोर्ट करने के लिए आया हूँ। जिसे सुनकर एल्डर जुआन लाओ तुरंत ही सीरियस हो जाते हैं और इसी के साथ हमें सी गॉड पवेलियन का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे सभी एल्डर्स आने के साथ ही एल्डर सोंग युनजी पूछती है कि एल्डर जुआन क्या हुआ है। तो एल्डर जुआन एक खांसी के साथ सभी के अटेंशन को अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं कि जबकि अब सभी लोग यहाँ पे हैं तो अब हम मीटिंग को ऑफिशियली कंटिन्यू करते हैं। युहाओ, अब तुम दोबारा से सभी को बता दो। तो युहाओ भी हाँ करते हुए सभी को बताने लगता है कि उसने कैसे मिलिट्री को ज्वाइन करा था और वहाँ पे क्या क्या हुआ था और कैसे वहाँ पे सन मून एम्पायर ने वॉर को स्टार्ट कर दिया था। और युहाओ की इन सारी बातों के बारे में सुनकर सभी लोग भी काफी ज्यादा ही सीरियस होते हैं, जैसे एल्डर जुआन लाओ पहले हुए थे। वैसे अगर बात की जाए तो अभी भी स्पिरिट पगोड़ा की वजह से श्रेक एकेडमी एक नई ऊंचाई में पहुंचने वाला था और श्रेक एकेडमी का इन्फ्लुएंस भी पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर काफी तेजी में फैल रहा था। लेकिन अभी अभी सन मून एम्पायर ने काफी खतरनाक तरीके से वॉर को शुरू कर दिया था और उन लोगों ने स्टार लो एम्पायर की डिफेंस लाइन को भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। इसकी वजह से फ्यूचर में श्रेक एकेडमी को भी प्रॉब्लम पड़ सकती थी, क्योंकि श्रेक एकेडमी तीनों ही एम्पायर के सेंटर में बिलोंग करता था। इसी वजह से ही अभी सभी लोग काफी ज्यादा ही परेशान दिखाई दे रहे थे। फिर एल्डर जुआन लाओ सभी को पूछते हैं कि सभी लोग, आखिर आप लोगों की इसके ऊपर क्या राय है? आपको क्या लगता है कि एकेडमी को इसके ऊपर क्या करना चाहिए? तो एल्डर सोंग जवाब देते हुए कहती है कि अभी की सिचुएशन अभी भी काफी ज्यादा ही अनक्लियर है। युहाओ की लाई हुई इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से एक्यूरेट नहीं है और हमें तो ये तक पता नहीं है कि हेवनली सोल एम्पायर किस हद तक वार में इन्वॉल्व है। वैसे तो हेवनली सोल एम्पायर की पावर स्टार लो एम्पायर के जितनी भी नहीं है, लेकिन हेवनली सोल एम्पायर भी तीनों कॉन्टिनेंट्स में से एक है। इनके पास भी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है और बॉडी सेक्ट की मदद भी है। अगर सन मून एम्पायर उनके ऊपर अटैक कर भी देते हैं तो वो लोग कुछ टाइम के लिए तो ठीक रहेंगे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें जितना हो सके उतना जल्दी डेवलपमेंट में फोकस करना चाहिए और हमें ये देखने की कोशिश करना चाहिए कि फ्रंट लाइन में अभी क्या चल रहा है। एल्डर सोंग की इस बात को सुनने के साथ ही सभी एल्डर्स भी इस पर सिर हिलाते हैं और यान शाओजे भी कहते हैं कि मैं भी इसके ऊपर राजी हूँ। बीस्ट टाइट से लड़ने के बाद ऑलरेडी एकेडमी को भी काफी ज्यादा ही लॉस्ट हुआ है।
वैसे तो हमने भी एम्पायर से काफी सारे आउटस्टैंडिंग टैलेंट को भी ढूंढा है ताकि वो लोग स्पिरिट पकोड़ा को ज्वाइन कर सके, लेकिन अभी भी हमें हमारी एकेडमी को डेवलप करने के ऊपर फोकस करना चाहिए और सेम टाइम में हमें तांग सेक्ट को डेवलप करने के लिए भी फोकस करना चाहिए। और उसके साथ साथ हमें श्रेक डिफेंस टीम और सोल इंजीनियर लीजन को भी बनाना चाहिए। युहाओं ने ऑलरेडी सोल इंजीनियर लीजन की इम्पोर्टेंस के बारे में बता चुका है और श्रेक में सोल मास्टर की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन हमारे पास अभी हाई टायर के सोल टूल्स नहीं है, इसलिए हमें सोल टूल्स बनाने के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। और क्या हमें इस बारे में स्टार डू फॉरेस्ट से भी कांटेक्ट करना चाहिए, जिस पर जान लिंगर कहती है कि क्या तुम उन सोल बीस्ट को ये बताना चाहते हो कि हम इंसानों के बीच में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इसलिए तुम लोग इसके ऊपर फायदा उठा सकते हो। तो एल्डर जुआन लाओ जान लिंगर को पूछते हैं, तो तुम्हारे इसके ऊपर क्या सजेशन है? तो जान लिंगर भी जवाब देते हुए कहती है कि मैं भी तांग सेक्ट और सोल टूल्स को डेवलप करने में एग्री करती हूँ, लेकिन इसके लिए हमारे पास कैपेबल सोल मास्टर भी होना चाहिए और सेम टाइम में हमें श्रेक सिटी की डिफेंस आर्मी की ट्रेनिंग को भी बढ़ाना चाहिए। हमारी आर्मी मेनली सोल इंजीनियर और नॉर्मल सोल्जर में ही डिवाइडेड है। स्पिरिट पगोड़ा बनने के बाद हमारे पास मिनिमम भी 3000 सोल मास्टर्स और सोल इंजीनियर है। उनमें से काफी सारे लोग काफी सारे जगह से ग्रेजुएट हुए हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें उनके ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। जिस पर एल्डर जुआन लाओ भी हाँ करते हुए बेबे से पूछते हैं, बेबे आखिर तांग सेक्ट में सोल टूल्स बनाना कैसा चल रहा है, स्पेशली गॉडली डिवाइन क्रॉसबोज और काफी सारे कैनन्स? तो बेबे जवाब देते हुए कहता है कि हमने एकेडमी और बाकी अंपायर्स के रिसोर्सेज की मदद से हम लोग सोल टूल्स को काफी रफ्तार में डेवलप कर रहे हैं और सेम टाइम में हमने उनको सोल टूल्स के बारे में नॉलेज को भी बढ़ा दिया है और हमने उन्हें सोल टूल्स चलाना भी सिखा दिया है। जिसे सुनकर एल्डर जुआन लाओ कहते हैं कि अगर हम वार में एंटर कर गए तो तांग सेक्ट हमें कितने सोल टूल्स प्रोवाइड कर सकते हैं? जिस पर बेबे कुछ मोमेंट के लिए सोचकर बताता है कि अगर आप फुल्ली इक्विप सोल टूल के बारे में बात कर रहे हैं तो अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हम सिर्फ 200 सोल इंजीनियर को ही प्रोवाइड कर सकते हैं और अभी के लिए हमारी यही लिमिट है। लेकिन अगर हम लोग हमारे प्रोडक्शन और ट्रेनिंग को मैक्सिमाइज करते हैं तो हम 3 महीने के अंदर 500 लोग को प्रोवाइड कर सकते हैं। जिस पर एल्डर सोंग कहती है कि सिर्फ 500 लोग ये तो काफी ज्यादा ही कम है। इतना लंबा टाइम हो चुका है लेकिन अभी भी इतने कम सोल मास्टर्स? तो बेबे जवाब देते हुए कहता है कि एल्डर सोंग ये पिछली बार के मुकाबले में काफी ज्यादा ही अलग है, क्योंकि हमारे लोग सन मून एम्पायर के लोगों से काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। एकेडमी और काफी एम्पायर्स की अभी की फाइनेंशियल सपोर्ट से हम इतना ही कर सकते हैं। अगर हम लोग जल्दबाजी करने की कोशिश करते हैं तो मैं इसके ऊपर गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि हमारे सोल टूल्स की क्वालिटी कैसी होंगी। और ऐसे ही इनकी ये मीटिंग काफी देर तक चलती है, जहाँ पर मास्टर जुआन लाओ तांग सेक्ट के नाम पे तांग सेक्ट लीजन को क्रिएट करते हैं, जिसका काम आने वाले वॉर को रोकना है। और इसी के साथ ये मीटिंग भी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसी के साथ बेबे और कुछ एल्डर वहाँ से साथ में चले जाते हैं, जबकि एल्डर जुआन लाओ ने युहाओं से बात करने के लिए वहीं पे रोका था और वो कहते हैं कि मुझे डर है कि तुम्हें दोबारा से फ्रंट लाइन में लौटना होगा। तुम सिर्फ एकेडमी के अल्टीमेट सोल्जर ही नहीं हो, तुम्हारे पास ऐसी काफी सारी स्पिरिचुअल डिटेक्शन एबिलिटीज है। वैसे तो यह काम काफी ज्यादा ही डेंजरस भी हो सकता है, लेकिन तुम्हारे अलावा जासूसी करने में कोई भी अच्छा नहीं है। तुम कल स्टार लो एम्पायर में लौट के उन्हें मदद करो। अगर पॉसिबल रहा तो तुम्हें सन मून एम्पायर से कुछ सोल टूल्स को भी चुराना है। जिस पर युहाओ भी हाँ कर देता है, जबकि एल्डर जुआन सीरियस लुक के साथ कहते हैं कि तुम्हें इस मिशन के ऊपर काफी ज्यादा ही सावधान होना होगा। मुझे डर है कि मैं भी उस डेथ गेट अटैक को ब्लॉक कर नहीं सकता हूँ। अगर मैं उसे ब्लॉक कर भी लूंगा तो भी मैं सीरियसली इंजर्ड हो ही जाऊंगा। लेकिन फिर भी जिसने भी डेथ गेट अटैक को यूज करा था उसे भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी होगी। और अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम्हें डेथ गेट के सीक्रेट को भी डिस्कवर कर लेना है। इससे हमें फ्यूचर में वॉर के टाइम में काफी बड़ी मदद मिल सकती है। और हाँ, इस बारी एकेडमी तुम्हें तुम्हारे साथ फ्रंट लाइन में और भी लोग भेजेगी। और इस बारी एकेडमी के लोग तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, बल्कि तुम्हारे साथ तांग सेक्ट के कुछ लोग जाएंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। लेकिन अगले पार्ट में आप देखने वाले हो युहाओं को अपने एक्शन में, और इसलिए अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन आपको जल्द से चाहिए तो आप इस वीडियो में 4000 लाइक और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो। तब के लिए बाय बाय, टेक केयर।